हेलो हेलो हेलो, कैसी है जनता? तो 75 डे चैलेंज का आज है 8वां दिन। इंपॉर्टेंट है और अभी तक हम 3 चैप्टर 7 डे में कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो 3 चैप्टर कौन कौन से थे याद करो। द फर्स्ट वन इज यूनिट एंड डायमेंशन एरर एनालिसिस, द सेकेंड वन इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इन प्लेन, कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग। मैंने बोला था कि हर चैप्टर से आप अपने 4 मार्क्स स्ट्रेंथन कर सकते हो। कई बार एक चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक जो 3 चैप्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वहां पे आपको एक एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप जेई की बात करो तो हो सकता है उन 3 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले, या फिर उन 3 चैप्टर से आपको केवल 1 क्वेश्चन ही देखने को मिले, या हो सकता है उन चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर हम नीट की बात करते हैं या फिर सीवीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। हो सकता है वो नंबर 4 चला जाए या 5 चला जाए। इंपॉर्टेंट थे, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि रिलेट करता है बाकी सभी चैप्टर्स को। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें एक रोल प्ले करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में क्या डिस्कस हम करने वाले हैं आज वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या क्या डिस्कशन होगा। सबसे पहले जो मैं वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया, उसके बाद इनर्शिया वर्ड से ही शुरुआत होगी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब फोर्स के बारे में कंप्लीट ज्ञान इन 3 लॉ से मिल जाएगा आपको। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स एंड मोमेंटम थ्योरम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा और कुछ आप खुद से ट्राई करना कि यार क्वेश्चन मुझसे हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन, चलते हैं। और सबसे पहला नाम इनर्शिया। ज्यादा समय इसमें लगाना नहीं। इनर्शिया मतलब किसी बॉडी की टेंडेंसी जिसकी वजह से वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है ना। जैसे अगर मैं एक बॉडी को रेस्ट पे देख रहा हूं, रेस्ट, या फिर मैं एक मोशन में उसे देख रहा हूं, या फिर मैं उसको एक मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये 3 सिचुएशन अगर आपको देखने को मिल रही हैं। मैंने क्या बोला, एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है ना। इंट्रोड्यूस किया गैलीलियो ने, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, एक बॉडी अगर मोशन में तो मोशन पे ही रहना चाहती है, और अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना चाहती है। बॉडी की इस टेंडेंसी को आप उसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया कहते हैं। Inertia means the tendency of an object to remain in state of rest, state of motion or moving in a particular direction, है ना। तो अगर आप inertia को define करना चाहें तो simple है, the tendency of an object, tendency of an object, of an object to remain in state of rest, state of rest, comma, state of motion, or moving in a particular direction, moving in a particular direction, The tendency is known as direction. The tendency is known as, ये बॉडी की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को आप उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया कहते हैं। क्लियर? इनर्शिया। आपको ये सब स्पेस की अगर बात करें, फ्री स्पेस की बात करते हैं तो ये देखने को मिल जाता है। जैसे आपको पता है एक एस्ट्रॉयड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हजारों लाखों सालों तक वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। या फिर अगर स्पेस में किसी को एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो तो वो लगातार उसी पोजीशन पे प्लेस्ड रहेगा। इसके अलावा अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो लगातार मूव करता रहेगा। ऐसा अपने रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, कुछ देर बाद वो स्टॉप कर जाती है। अदरवाइज होना क्या चाहिए था, इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, इस लॉ के या फिर इस वर्ड के अनुसार क्या होना चाहिए था, अगर एक बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहना चाहिए थी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती ही रहना चाहिए थी। इसके अलावा
वो पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसे मूव करते रहना चाहिए था, लेकिन ये रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता। किसी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हैं तो वो कुछ देर बाद स्टॉप कर जाती है बिकॉज ऑफ वहां पे एयर फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट था, है ना, बॉडी की टेंडेंसी। अब बात ये आती है यार कि प्रॉपर्टी बॉडी में क्यों है, तो आप सिंपल कहोगे मास, यानी मास जो है वो है कॉज ऑफ इनर्शिया, कॉज ऑफ इनर्शिया। वो इनर्शिया का कॉज बन के तैयार होता है। आप मास को कॉज ऑफ इनर्शिया कहेंगे। आपको पता है किसी बॉडी में ये टेंडेंसी क्यों आई, तो आप कहेंगे मास। या फिर आप बोल सकते हैं हैवियर द ऑब्जेक्ट एक्सेस द इनर्शिया। जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया है तो मास वजह है। नेक्स्ट पॉइंट, इनर्शिया तीन प्रकार का डिक्लेयर होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन या टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, inertia of direction and a tendency of an object to remain in state of moving in a particular direction. The phenomena is divided in three types: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. तीन, है ना, क्लियर। एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक मेरे पास एक बाउल है, ये मेरे पास एक बाउल है और इस बाउल में मैं एक बॉल को यहां से छोड़ दूं और ये फ्रिक्शन फ्री सरफेस है, फ्रिक्शन फ्री सरफेस है। अगर आप फ्रिक्शन वर्ड को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, फ्रिक्शन फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, फ्रिक्शन फ्री सरफेस है। तो आपको पता है ये आपको मोशन यहां पे इनफाइनाइट टाइम तक देखने को मिलती रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक देखने को मिल जाएगी, है ना, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल से इसको लीव कर देता हूं तो आपको पता है ये मोशन आपको इनफाइनाइट टाइम तक देखने को मिलेगी। बस फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तब की मैं बातें कर रहा हूं, क्लियर है ना। तो द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, द फिनोमिना इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें और वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, और यहां पे मैं इस रीजन को फ्री स्पेस रीजन अगर डिक्लेयर कर दूं तो आपको पता है इनफाइनाइट ऑफ टाइम तक ये लगातार इसी ही पोजीशन यानी इसी स्थिति में रहेगा, क्लियर है ना, इसी स्थिति में रहेगा। उससे आप उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन डिक्लेयर कर देते हैं। डन। इनर्शिया को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहता हूं। मैंने कौन सा पॉइंट लिखवाया, मैंने कहा कि मास इज द कॉज ऑफ इनर्शिया, मतलब हैवियर द ऑब्जेक्ट, heavier the object, more the inertia is, heavier the object the more the inertia is। यानी कोई बॉडी जितनी ज्यादा हैवी है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं बात करता हूं ट्रक की और मैं बात करता हूं कार की, दोनों रेस्ट पे हैं, इसकी भी वेलोसिटी जीरो और इसकी भी वेलोसिटी जीरो है, दोनों ही रेस्ट पे हैं। तो आपको पता है किससे मूव कराना मुश्किल है ना, मुश्किल किसके लिए मुश्किल है, ट्रक को मूव कराना मुश्किल है। मूव कराना मुश्किल क्यों है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। इसका मतलब टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट किसका ज्यादा है, टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट ट्रक का ज्यादा है, क्लियर। इस केस में भी टेंडेंसी किसकी देखने को ज्यादा मिली, यानी आपको बहुत बेसिक सी नॉलेज बता रहा हूं, ये तो शायद आप इससे यूज्ड टू भी होंगे कि अगर मैं ट्रक और कार में कंपैरिजन करता हूं और दोनों चीजें रुकी हुई हैं तो किसे मूव कराना मुश्किल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ट्रक को मूव कराना मुश्किल है, मतलब टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट कौन ज्यादा फॉलो कर रहा है, कार और सॉरी ट्रक। वहीं पे मैं की बात करता हूं और मैं कार की बात करता हूं, फिर से एग्जांपल है और इसकी वेलोसिटी v ही है, दोनों की वेलोसिटी v है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसे रोकना मुश्किल है, ट्रक, तो आपको पता है इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, मोशन ऑफ द ट्रक
जो है वो ग्रेटर देन है कार। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी किसके ज्यादा है, किसको रोकना मुश्किल है ना? तो आप इस स्टेप से, यानी जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इनर्शिया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गैलीलियो ने, ठीक है। एंट्री होती है किसकी? महान वैज्ञानिक न्यूटन साहब की। और वो इनर्शिया वर्ड को ही कॉपी करके, इनर्शिया वर्ड के बारे में समझते हुए वो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट प्लीज नोट कीजिए। मींस if a body is in a state of rest, comma, state of motion, or moving in a particular direction, or moving in a particular direction, है ना? or moving in a particular direction, it will remain in it until an external force shouldn't be applied. Until an external force shouldn't be applied. यानी एक बॉडी रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहती है, लेकिन ऐसा वो तभी एक्सपीरियंस करेगी जब तक उस पे बाहरी फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स शुडंट बी अप्लाइड। मतलब यहां पे इंट्रोडक्शन होता है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। यहां से फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी फोर्स वर्ड की स्थापना कैसे हुई? वैसे तो अगर आप देखें तो फोर्स वर्ड इनर्शिया से ही इलेबोरेटेड है। अगर आप इनर्शिया को इलेबोरेट करते हैं, इनर्शिया शब्द को आगे फर्दर स्टडी में लेके देते हैं, तो वहीं से फोर्स वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं से फोर्स, यानी फोर्स क्या है? फोर्स इज something by which you can change the state of rest, state of motion or moving in a particular direction। यानी आपको पता है कि फोर्स जो है वो है, force is used to break the inertia। जो फोर्स है वो इनर्शिया को ब्रेक करता है, ठीक है। फोर्स की और डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये छोटी क्लासेस में आप देख रहे होते हैं कॉल्ड फोर्स, यानी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, ये छोटी क्लासेस में देख रहे होते हैं। ये पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इलेबोरेटेड पॉइंट है कि फोर्स क्या है? फोर्स मतलब जो इनर्शिया को ब्रेक कर दे। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन, आप इनर्शिया को अंडरस्टैंड करोगे तभी आप फोर्स को समझ पाओगे, तभी आप फोर्स को सही से समझ सकते हो। फोर्स के वर्ड को आप समझ ही तभी सकते हो जब आप इनर्शिया वर्ड। इसी लॉ को आपने क्या नाम दिया? ये लॉ, ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट किसने दिया? न्यूटन ने। और इसी को नाम रखा गया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर? जहां पे अगर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मैं बोलूं कि किस बात के लिए लिखा गया, तो आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लिखा गया, है ना। बहुत सारे रियल लाइफ केसेस हैं जहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आप एक्ट होता हुआ एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। आपको पता है कि अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल दूं, जैसे पहला एग्जांपल, वो भी मूविंग बस एंड स्टेशनरी लगेज। या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द बस, ऑब्जेक्ट इनटू द बस। यहां पे इस केस में, यहां पे रियल लाइफ का एग्जांपल है जहां पे
आपको ये देखने को, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देखने को मिल सकता है, और भी, है ना, जर्किंग ऑफ a tree when you jerk off the tree, जब ट्री को जर्क करते हो, ये एग्जांपल यहां पे देखने को मिलता है ना, और डिटैचिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री, ये कुछ केसेस हैं जहां पे आप देख सकते हो। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, आपने मूविंग बस का एग्जांपल छोटी क्लासेस में थे, तब मूविंग बस वाले केसेस में आप इनर्शिया को एक्सपीरियंस कर रहे होते। मूविंग बस है, उसके अंदर आप बैठे हैं, बस मूव कर रही है, तो बस जिस स्पीड से मूव कर रही है सेम उसी स्पीड से आप मूव कर रहे हो, लेकिन जब ब्रेक लगता है तो रुकता कौन है, यानी किस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ टू ब्रेक द इनर्शिया, किस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, बस पे। लेकिन आपकी बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में थी, आप पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो आपको पता है आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, टू रिमेन इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन। दैट्स वाई आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी जब भी ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस मोशन में थी, ब्रेक लगा, बस रुकी, लेकिन आपकी बॉडी किस में थी, मोशन में थी, तो वो उस मोशन को एक्वायर करके रखना चाहती थी, इस वजह से वो आगे की तरफ झुक गई। तो यहां पे भी इनर्शिया का रोल है। जर्किंग ऑफ द ट्री, जब आप ट्री को जर्क करते हैं तो उससे पत्तियां टूट के गिरने लग जाती हैं। तो आपने क्या किया, आपने पेड़ को जब हिलाया, उसके तने को जब हिलाया, है ना, तो जब तने को आप हिलाते तो मोशन आपने किसको दिया, ट्रंक को, लेकिन जो लीव्स थी वो किस में रहना चाहती थी, रेस्ट पे। इनडायरेक्टली वो अपने आप को रेस्ट में सेव करने के लिए ट्रंक के अपोज में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो उससे डिटैच्ड हो जाती हैं। क्लियर है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, छोटी क्लासेस में इन बातों को एक्सप्लेन किया भी जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन आप इतनी सी बात समझिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें केवल और केवल डेफिनेशन देता है फोर्स की, और इनर्शिया बहुत जगह देखने को मिल सकता है, एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो जहां भी इनर्शिया ब्रेक होने की बात हो रही है 100% वहां पे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे फोर्स है। ठीक है, अब जब फोर्स की बात हो जाती है तो फोर्स की बात होने के बाद सिंपल बात है, फोर्स के मेजरमेंट की बात होगी। यानी नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं दैट्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी आप यहां पे फोर्स को मेजर करना सीखेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ फोर्स। आप यहां फोर्स को मेजर करना सीखेंगे। इस लॉ को आप लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यानी न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में फोर्स को डिफाइन कर दिया कि फोर्स है क्या, लेकिन सेकेंड लॉ में कैसे किया? सेकेंड लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था। कैसे था? स्टेटमेंट पहले एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied force। यानी फोर्स की दूसरी डेफिनेशन, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन। भाई फोर्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन कब जाओगे, एक ऐसी डेफिनेशन जो उसको थॉरोली डिस्कसिंग में लेती है कि फोर्स इज समथिंग बाय व्हिच यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और मूविंग डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये स्टेटमेंट है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। यहां पे मोमेंटम जो वर्ड है, ये वर्ड थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट रहेगा। यानी बिल्कुल मोमेंटम वर्ड जो है, इस वर्ड को थोड़ा सा यहां पे व्याख्या में लेना है। खैर उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैथमेटिकल की F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या फिर इसको आप लिमिट T टेंडेड टू 0
dp अपॉन dt भी लिख सकते हैं अगर इंस्टेंटेनियस बात हो रही है। अगर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो p से डिनोट करते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स और इज इक्विवेलेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, लेकिन इस बात को समझने से पहले सबसे पहले हम बात समझते हैं मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम वर्ड को समझता हूं। अब मोमेंटम एक्चुअली क्या है? मोमेंटम का मतलब है द मोशन एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द मोशन एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट ने कितनी मोशन एक्वायर कर रखी है, इस बात का मेजरमेंट मोमेंटम कहलाता है। कि कोई बॉडी स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है, स्लो या फिर फास्ट, आपने कई बार वर्ड यूज किए होंगे ना कि ये बॉडी स्लो मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, तो ऐसा क्या आप ऑब्जर्व करते हो, ऐसा आप क्या देखते हो जिसकी बिहाफ पे आप ये डिक्लेयर कर देते हो कि वो फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है? तो प्लीज आप आज के बाद केवल स्पीड या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में उसका आंसर नहीं दोगे, है ना? उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है। इसका मेजरमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट ऑफ मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू mv किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना? क्यों बताओ? तो मोमेंटम, किसी बॉडी का मोमेंटम एक्चुअली क्या है? कि उस बॉडी के पास मोशन कितनी है, इस बात का मेजरमेंट, इस बात का मेजरमेंट कि कोई बॉडी स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, उस बात का मेजरमेंट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। अब जैसे कहा जाए, एग्जांपल लूं मैं कार का एग्जांपल ले लेता हूं और मैं ट्रक का एग्जांपल ले लेता हूं। ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्लियर? कार का जो मास है वो है 500 किलोग्राम, लेकिन ट्रक का जो मास है दैट इज 5000 किलोग्राम है। मुझे बताओ कौन स्लो है फिर कौन सा फास्ट? तो जनरली स्टूडेंट इसका आंसर क्या देंगे कि कार इज फास्टर देन ट्रक। जनरली इसका आंसर हम यही देते हैं शुरुआती समय पे, अगर देखा जाए तो यही आंसर देंगे। लेकिन आपको पता है उसके लिए आप मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम ऑफ द कार कितना आएगा? दैट इज 10,000 एंड मोमेंटम ऑफ द ट्रक कितना आएगा? दैट इज 25,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ट्रक इज फास्टर देन कार। तो आपको पता है मोमेंटम जो है वो एक मोशन का मेजरमेंट है कि किसी बॉडी के पास मोशन कितनी है, इस बात का मेजरमेंट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, उसी बात को पकड़ लिया न्यूटन ने, और उसी न्यूटन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया फर्दर देखते हैं। एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बॉडी थी ये, और ये बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही थी एट t इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u। इस पे एक फोर्स एक्सर्ट किया गया, कितना? F। जब फोर्स लगाओगे तो आपको पता है कि अब उसकी वेलोसिटी यानी जो मोशन था वो बदलाव आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू t समय के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? v, है ना? बताओ भाई फोर्स क्या है? फोर्स जो इनर्शिया ब्रेक कर दे, मतलब जिस स्थिति में बॉडी है उस स्थिति से बदल जाए, है ना? तो वेलोसिटी बदल गई। अगर इनिशियली बात की जाए यहां पर, तो मोमेंटम कितना है? mu, क्योंकि बॉडी का मास कितना m, और फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। तो फोर्स क्या कहता है? फोर्स कहता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब mv माइनस mu अपॉन टाइम। टाइम मतलब t माइनस ऑफ 0, m कॉमन ले लो तो v माइनस u अपॉन t। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी f इज इक्वल टू ma। यहां से उत्पत्ति होती है, यहां से समीकरण की स्थापना होती है, f इज इक्वल टू ma। नवीं कक्षा से आप इस वर्ड को, इस फॉर्मूले को सुनते आ रहा है ना? तो आपको सर 9th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही पढ़ा था, अभी आप यही पढ़ा रहे हो, तो डिफरेंस क्या हुआ? मैंने कहा इसमें थोड़ा सा और एलेबोरेट करना है मुझे, और शानदार। यानी आपको पता है ये वाला जो फॉर्मूला f इज इक्वल टू ma, ये कब एप्लीकेबल है? जब फोर्स कांस्टेंट हो तब एप्लीकेबल है। जब फोर्स कांस्टेंट है मतलब ये तब तक के लिए कि जो आपने फोर्स एक्सर्ट किया किसी बॉडी को, पुश या पुल किया, वो भी आपने कांस्टेंटली एक्ट किया, कांस्टेंटली आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, तब जाके आपके पास ये समीकरण है। ठीक है,
लेकिन कुछ जगहों पे कुछ और भी बातें देखने को मिली, थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो P इज इक्वल टू होता है mv। तो प्लेस करो तो d बाई डी टी ऑफ P की जगह मैंने mv प्लेस किया, तो m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt, दिस इज f, है ना? यानी फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ये भी हो सकता है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना? छोटे से इंटरवल में बदलाव की वजह से मैं देखूं तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो m जो होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है? कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट होता तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? m dv बाई dt, और dv बाई dt मींस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू m a इंस्टेंट। ठीक है, तो आपको पता है किसी बॉडी में लगने वाले इंस्टेंटेनियस फोर्स को मेजर करना है तो आप ये वाला समीकरण याद करोगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे फोर्स का व्याकरण ही बदल जाता है। क्या बदल जाता है बताता हूं। अब तक कई जगह कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे बैलून का एग्जाम्पल, दूसरा रॉकेट का एक एग्जाम्पल, तीसरा कन्वेयर बेल्ट। कई बार इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कन्वेयर बेल्ट का एग्जाम्पल, कई बार अनलोडिंग ट्रक का एग्जाम्पल। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस एग्जाम्पल में मुझे उस बॉडी पे फोर्स लगने की वजह कुछ और दिखाई दे रही है। यहां पे फोर्स लगने की वजह, उसमें होने वाली चेंज इन वेलोसिटी जो है वो फोर्स लगने का कारण दिखाई दे रही है, इंटररिलेटेड कारण दिखाई दे रही है। लेकिन आपको पता है इन जगहों पे कुछ और भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला? यहां पे मास वेरिएबल देखने को मिला। यहां पे क्या देखने को मिला? मास वेरिएबल देखने को मिला। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू v dm बाई dt। आपको पता है कि जब मैं मास को वेरिएबल मान लेता हूं तो हम उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी को कांस्टेंट डिक्लेयर करके फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma कब एप्लीकेबल है? जब आप कांस्टेंटली एक्ट कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए तो फॉर्मूला और ज्यादा एलेबोरेटेड है। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला ये मिलता है, एक फॉर्मूला आपके पास ये मिलता है, एक फॉर्मूला आपको यहां मिलता है, और एक फॉर्मूला आपको यहां मिलता है। 4 फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। केवल आप F इज इक्वल टू ma में ही मत फंसे रहना, ये बात थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना? तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि यार आप फोर्स को थोड़ा सा मैथमेटिकली आपने एलेबोरेट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहां पे सेट करने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे ये एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपने देखा होगा, मैं 1 मिनट आपका समय भी चाहूंगा। यहां पे मैं बैलून ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यार कहीं बैलून मिल जाए जिससे मैं थोड़ा सा आपको और समझा पाऊं। तो मैं आपको यहां पे बैलून का एक एग्जाम्पल जिससे मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बता पाऊंगा। ठीक है, बैलून तो मिल नहीं रहा लेकिन समझो कोशिश करो। चलो बैलून का केस लेते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि यार ये एक बैलून है, ये बैलून, और आपने देखा होगा बैलून को अगर थोड़ा सा होल कर दिया जाए तो ये तेजी से ऊपर की तरफ भागता है, या फिर मतलब इधर उधर भागने लग जाता है। या फिर आपने सिंपली उसको फुलाने के बाद उसका जो माउथ था उसको छोड़ दिया, तेजी से वो भागता है। जबकि मैंने उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया। मैंने भाई किसी बॉडी, भले वो बैलून को अगर मैं देखूं तो रेस्ट पे है वो, अब रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए था। भाई मैंने उसे छोड़ा तो रेस्ट पे, मैंने उस पर कोई फोर्स तो एक्सर्ट नहीं किया। लेकिन जब मैं उसे छोड़ रहा हूं तो आपको पता है बैलून से एयर पास हो रही है, और जब उससे एयर पास हो रही है तो आपने एक बात देखी कि उस बैलून को आप मूव करते, इधर उधर मूव करते दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो रेस्ट से मोशन में आ गया, और रेस्ट से मोशन में आया इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा होगा।
तो फोर्स लग कितना रहा होगा कि आपको पता है, अगर निकलने वाली गैस का रेट जो है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, इजेक्शन ऑफ गैस जो है, अगर वो dm बाई dt है, dm बाई dt, तो आपको पता है ये बैलून क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा v dm बाई dt, v dm बाई dt, ठीक है, v dm, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि एक बैलून है, उससे 0.5 ग्राम पर सेकेंड गैस निकल रही है, यानी इसका मतलब dm बाई dt दे रखा है, और इसकी वजह से वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, यानी फोर्स आपके पास क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू v फॉर द vm and dm by dt, this 0.5 gram for the 10 raised power minus of 3 kilogram, the 5 5s are 25, to 2.5 into 10 raised power minus of 3 न्यूटन is the right answer। तो बैलून का एक एग्जांपल हो सकता है, वहीं पे रॉकेट का एग्जांपल देखने की कोशिश करो, रॉकेट का एग्जांपल देखो। अब रॉकेट की शेप कुछ ऐसी है, मैं इसके फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं, है ना, ऐसे आपने देखा होगा कि जो रॉकेट है, रॉकेट का कुछ इस टाइप का डिजाइन, है ना, रॉकेट का कुछ इस प्रकार का एक डिजाइन, और डिजाइन में ज्यादातर हिस्से में फ्यूल है, ज्यादातर हिस्से में फ्यूल है। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज द फ्यूल रीजन, दिस फ्यूल ब्लॉक, ज्यादातर हिस्से में फ्यूल भरा हुआ है। अब फ्यूल भरा हुआ है ना, अब क्या होता है, गैसेस निकलती हैं, गैसेस निकलने मतलब फ्यूल का बर्न होना, बर्न होने का मतलब जो बर्न होने का रेट है, जो बर्निंग रेट है, क्या है, बर्निंग रेट जो है गैस का, वो dm बाई dt, यानी इससे इस रेट में गैस बर्न हो रही है, यानी आपको पता है लगातार रॉकेट हल्का हो रहा है। इसकी वजह से रॉकेट करता क्या, जब रॉकेट का बर्न होगा तो रॉकेट हल्का होगा, यानी मास चेंज हो रहा है, और मास चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक v वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। तो हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉकेट, F is equal to v dm by dt, and v dm by dt should be greater than of mg, यानी आपको पता है कि अगर रॉकेट को अब ऊपर की तरफ उड़ना है तो आपको पता है उसको, उस फोर्स को mg से बड़ा होना पड़ेगा, mg से बड़ा होना पड़ेगा, यानी रॉकेट के वेट से बड़ा होना पड़ेगा, तब आपको पता है ये लिफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो यहां पे रॉकेट का लिफ्ट होने का वजह क्या है, रॉकेट का लिफ्ट होने का वजह है रेट ऑफ चेंज इन मास, यानी मास लगातार बदल रहा है। तो अगर मैं पूछूं नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉकेट, तो v dm बाई dt माइनस ऑफ mg, दैट इज इक्वल टू ma, ठीक है। और आपको पता है ये मैं इंस्टेंट बातें कर रहा हूं, सारी इंस्टेंट बातें कर रहा हूं, ये m भी एट इंस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन भी एट एन इंस्टेंट है, लगातार मास रिड्यूस हो रहा है, लगातार मास रिड्यूस हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लगातार बदल रहा होगा। ये रॉकेट का एग्जांपल है। तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला जस्ट F इज इक्वल टू ma नहीं होता है, आपने थोड़ा सा इसको और ध्यान से पढ़ना और थोड़ी सी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखनी है, एंड देन आप इस चीज को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। क्लियर है ना। तो आपको सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पता चल गया, जहां पे हम इसको मैथमेटिकली इलेबोरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है ना। और स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction, equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction। इसमें आपको एक स्पेशल पॉइंट भी ध्यान में रखना है,
एक स्पेशल पॉइंट, वो स्पेशल पॉइंट क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी, एक्शन एंड रिएक्शन is always be in different bodies. एक्शन एक अलग बॉडी पे होगा और रिएक्शन कभी भी कॉमन बॉडी, आपस में एक बॉडी एक्शन और रिएक्शन एक्सर्ट नहीं कर सकती है. इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे ये एक सरफेस है और सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक सरफेस पे अपने वेट के बराबर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये सरफेस उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो एक्शन इज ऑन सरफेस एंड बट रिएक्शन इज ऑन बॉडी. तो एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी इन डिफरेंट बॉडीज. उसके अलावा दूसरा पॉइंट, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट perpendicular to the surface. यानी रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने होंगे. ठीक है? क्लियर? कुछ और स्पेशल पॉइंट. रिएक्शन can equal or less than of action force. कुछ छोटी छोटी सी बातें जिनको भी ध्यान में रखना है. मैं वैसे इसका प्रूफ भी करूंगा, लेकिन अभी आप केवल इतनी सी बातें ध्यान में रख लो. बेसिक्स आइडियाज आपको थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो आपको पता है फोर्स का जो है समीकरण था ना, फोर्स के बारे में जो थोड़ी सी चिंताएं थी वो हमारी अब दूर हो चुकी हैं. फोर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज कलेक्ट हो चुकी है. वैसे इसको अप्लाइड करना किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में से अप्लाई करने के बाद डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट से कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं, है ना. उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं. यार ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिए है ना. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लॉस से रिलेटेड लिखे हैं. देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं लॉस पे बेस्ड हैं और एक एक करने की कोशिश भी करते हैं कि यार देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना. अब लिखा है बुलेट फ्रॉम अ गन is fired on a rectangular wooden block with the velocity u. When bullet travels 24 centimeter, मतलब पहले सबसे पहले तो यार भैया वुडन ब्लॉक बना लो, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, क्यूबॉइडल बोल सकते हैं आप इसको. दिस इज द क्यूबॉइडल रेक्ट ब्लॉक विद द वेलोसिटी ऑफ u. इसमें बुलेट जब एंटर करती है तो कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से. कितनी दूर ट्रेवल करने के बाद बुलेट यहां तक, यानी 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद, है ना, थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u/3. यानी उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी हो जाती है? u/3. यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. मतलब डिक्रीज का मतलब रिटार्डिंग, है ना. यानी अभी मोशन तो पढ़ के आए हैं ना, सिचुएशन को प्लॉट करना तो हम सीख ही चुके हैं. Then it further penetrate into the block in same direction before coming to the rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. ठीक है? आपको पता है कि वो क्या होगी, फिर धीरे धीरे करके ट्रेवल करते यहां तक और जाती है, मतलब x डिस्टेंस तक और जाती है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है ना. अब देख पा रहे हैं कि ब्लॉक तो एक ही है, तो जब इसे पेनिट्रेशन हो रहा होगा तो भाई ब्लॉक जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो तो एक ही है, कॉमन. तो इसका रेजिस्टेंस का मतलब है भैया जो रिटार्डेशन है वो इस वाले पार्ट के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक पहले वेलोसिटी u थी, अब u/3, और यहां से यहां तक पहले वेलोसिटी u/3 थी, अब वो कितनी है? vx. तो आपको पता है क्या कैलकुलेट करना है? पूरा लेंथ कैलकुलेट करना है. ठीक है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को देखते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू, टाइम गिवन नहीं है तो इस वजह से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as. v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, यानी u/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू एस फॉर द 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। यहां से आपके पास आएगा u स्क्वायर बाई 9 माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 24। कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस ऑफ 8 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a इंटू 24। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा, है ना? तो मेरे पास आया और एक 2 से एक 2 और कैंसिल कर दो, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ए इंटू 6। यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। अब दूसरे वाले पार्ट में देखो, फिर से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी रिटार्डेशन को समझते हुए v कितना है 0, u कितना है u बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस फॉर द x। तो u बाई 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए। मैं यहां से a की वैल्यू अगर रिप्लेस कर दूं तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 36, 9 6 36 इंटू एक्स। क्लियर? तो u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई 36x। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 2 18 जा, है ना? 2 18 जा, तो x इज इक्वल टू 18 बाई 9 यानी 2, यानी आपके पास x इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया। x इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया तो 2 मीटर और वो चलेगा, 2 सेंटीमीटर और वो चलेगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मिस्टेक ना हो गई, क्योंकि वहां पे मेरे पास 24 सेंटीमीटर के बाद कुछ अलग ही आंसर देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक एक ही था तो मिलने वाला जो रिटार्डेशन है वो सेम मिलेगा। तो इस हिस्से का और इस हिस्से का रिटार्डेशन सेम होगा। u स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 24। ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 8 u स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a, 2 4 जा 8, 4 6 जा, यानी आपके पास आ जाएगा 6 9 जा, नहीं 54, एक्चुअली ये 54 आना चाहिए। दिस इज 54, 54। तो a की वैल्यू यहां पे 54 आएगी, 9 6 जा 54। तो ये 54 है, 54, है ना? अब 54 मतलब ये मेरे पास 3 आएगा लगभग, 9 6 जा एंड 3 जा, तो 3 यहां पे एक्चुअली यहां पे 9 और आएगा, 9, तो ये आपके पास 3, तो आपके पास 24 इंटू प्लस 3 दैट इज 27, है ना? तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने वैसे मोशन का यूज किया, मोशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स को यहां पे व्याकरण में लेना ही नहीं, व्याख्यान में लेना ही नहीं, आप सिंपल मोशन से इसे सॉल्व कर सकते थे। बस इतनी सी बात समझनी कि जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो कैसा है, ठीक है? इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। मतलब एक ट्रक बना लो, ट्रक बना लो, है, हैज अ बॉब लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द ट्रक के साथ, स्टेशनरी है। सडनली मूव द राइड विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए। आपको पता है ट्रक जो है वो ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है? तो आपको पता है इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया, इनर्शिया कहता है कि आपको पता है ये एक्सेलरेशन मिला किसको? बताओ जल्दी से बोलो, ये एक्सेलरेशन मिला किसको? ये एक्सेलरेशन मिला किसको? ये ट्रक को मिला। तो क्या ये जो बॉब है वो अपने आप को रेस्ट पे ही रखने की कोशिश करेगा? रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगा मतलब अपने आप को एक पर्टिकुलर से इधर की तरफ एक्सेलरेट कराएगा। इसकी वजह से इसको मिलने वाला इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए, और एक्सेलरेशन अगर ए है तो आपको पता है ये ब्लॉक है, यहां पे आ जाएगा। एक्सेलरेशन इसका कितना है? ए है। ये इधर की तरफ उसका एक्सेलरेशन कितना था? जी था, है ना? एक्सेलरेशन जी था। क्लियर? ये वाला एंगल कितना बनेगा उसको कैलकुलेट करना। द पेंडुलम विल टिल्ट, तो वो टिल्ट एंगल कितना होगा, ठीक है? वर्टिकल के साथ अगर उसके एंगल को हम कैलकुलेट करने जाएं, वर्टिकल के साथ एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप देखो ध्यान से, आपके पास ये वाला जो फोर्स है, आप अगर बॉब का मास m मान लें
तो ये वाला फोर्स जो है वो ma है और ये वाला जो फोर्स है वो है mg। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, ma एंड mg। इससे स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी टी का एक कंपोनेंट यहां पर, एक कंपोनेंट यहां पर। वैसे टेंशन के बारे में अभी तक मैंने ज्ञान दिया नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर आप रखते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप बेसिक आइडियाज कुछ रोल अपने समझते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये टी कॉस थीटा होगा, ये टी साइन थीटा होगा, और टी साइन थीटा बराबर होगा एम ए के, और टी कॉस थीटा बराबर होगा एक्चुअली एम जी के। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो tan थीटा मुझे मिलेगा a अपॉन जी, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन जी मुझे मिलेगा। टू द लेफ्ट एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज tan इनवर्स a बाई जी। बी इज द राइट आंसर, है ना? तो यहां पे ये जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन किससे? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को अगर आप समझते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, तो आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? वैसे ही कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स का भी है, मैं सूडो फोर्स के बारे में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन आप अभी इतनी सी बात समझो कि यहां पे मैंने इनर्शिया का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। डन, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये है, ये है ना? इसकी हम प्रैक्टिस लेंगे, लेकिन एक बार थोड़े से इसके समीकरण को समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये कहां तक, ये टॉप कहां तक बन के जाने वाला है। ठीक है? ओके, तो क्वेश्चंस तो हैं बहुत सारे। ओके, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल pqr। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल क्या होगा? आपको पता है थ्री वेक्टर्स, आप ध्यान से देखो, वैसे ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यार नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जनरली स्टूडेंट देखते हैं क्या करता है। आपको पता है कि जब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लॉ भी था, ट्रायंगल लॉ। लॉ क्या कहता है कि आप इसमें एक ऐसा लड्डू सा बना लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप ये देखो ध्यान से, ये वाली क्लॉकवाइज वेक्टर, ये भी वाली क्लॉकवाइज वेक्टर, ये भी क्लॉकवाइज वेक्टर। आपको पता है ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है सम ऑफ क्लॉकवाइज वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर, सम ऑफ क्लॉकवाइज वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज वेक्टर सारे p वेक्टर प्लस ऑफ q वेक्टर प्लस ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू 0। एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर तो है ही नहीं, तो आपके पास क्या हो गया? सभी वेक्टर का जो सम है वो 0 है। अगर सभी वेक्टर का सम जो है, नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो आपको पता है क्या? वेलोसिटी विल नॉट चेंज, यानी देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। तो ये वेक्टर के लॉ से मैंने इसको सॉल्व किया, है ना? वैसे तो फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन बन गया, लेकिन आप इसे वेक्टर के लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, लिखा है बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, ये फोर्स है वेक्टर के फॉर्म में, यानी 6 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स x डायरेक्शन, -8 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स y डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स z डायरेक्शन, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस द मास ऑफ। अरे भैया F इक्वल टू ma तो पढ़े हो ना? F इज इक्वल टू ma, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपली F वेक्टर अपॉन m। अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन, तो 6i कैप प्लस माइनस ऑफ 8j कैप प्लस ऑफ 10k कैप डिवाइडेड बाय मास कितना है? 1 एक्सेलरेशन तो गिवन है, मास कैलकुलेट करना है ना? मास कैलकुलेट करना है, तो मास इज इक्वल टू क्या है? F अपॉन a। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1। क्लियर है ना? तो आपके पास फोर्स कितना था? फोर्स इन मैग्नीट्यूड सॉल्व करो प्लीज, को वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है, तो अंडर रूट ऑफ 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 10 10 जा 100 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 200, मतलब 10 रूट 2 किलोग्राम इज द राइट आंसर, है ना? 10 रूट 2 किलोग्राम इज द राइट आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर, है ना? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको पता है मास इज इक्वल टू क्या निकालोगे आप?
एफ वेक्टर का मॉड अपॉन एक्सेलरेशन का मॉड, उन्होंने एक्सेलरेशन का मॉड ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो फोर्स का मॉड से डिवाइड करोगे। जनरली स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू 6 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 10 k कैप उनको आती हुई नजर आ रही होती है, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैंने बोला ना कि इसमें बहुत कुछ अभी और नॉलेज कलेक्ट करने की जरूरत है, जिससे क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व होंगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने ये बात समझी नहीं है, जानी नहीं है ना। तो पहले थ्योरी पोर्शन और भी है, ही कंप्लीट कर लेते हैं, और वो ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि कंजर्वेशन का मतलब यानी अगर इस चैप्टर को मैं पार्ट वाइज डिवाइड करूं तो आप अब सेकेंड फेज पे आ चुके हो, एक ऐसा फेज जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं। मतलब मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे, हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है मुझे, है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, बड़े एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत अच्छे से पता है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, dp अपॉन dp। कंजर्वेशन का मतलब है P कांस्टेंट। P क्या है? P कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब क्या है भैया, P चेंज ना हो, जितना है उतना ही रहे, और P कांस्टेंट हुआ तो F कितना हो जाएगा, 0। यानी स्टेटमेंट बन गया इफ देयर इज नो एक्सटर्नल, इफ देयर इज नो external force acting on a system, the momentum should be conserved, momentum should be conserved, यानी there is no change in momentum takes place, यानी P initial is equal to P final, P initial is equal to P final। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास ये एक बॉल है, ये बॉल u वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर u1 से, दूसरी बॉल है जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये आपस में टकरा जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और आपको पता है ये फिर डिफरेंट वेलोसिटी से v1 और v2 से ये मूव करने लग जाता है। मुझे यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सप्लेन। अब देखो ध्यान से, इसका मास अगर m1 मान लिया जाए, इसका मास अगर m2 मान लिया जाए, m2 मान लिया जाए, तो इसने इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, F12, और इसने इस पे कितना, दैट इज F21। Every action has equal and opposite reaction। थर्ड लॉ पढ़ा है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर विथ माइनस साइन। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। यानी आपको पता है कि फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड पे फोर्स एक्सर्ट किया, तो किसकी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, सेकेंड बॉडी का। यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है फोर्स को आप मोमेंटम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन डेल्टा t is equal to minus of m1 momentum change in second m1 v1 minus of m2 m1 u1 upon delta t। सेम समय में हुआ होगा, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 प्लस ऑफ m1 u1। आपको पता है u1 वाले टर्म से एक तरफ v1, तो m1 m2 v2 इधर लेके आओ, m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1, ये उधर m2 u2। क्या हो गया, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। आप देख पा रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भाई, आपस में एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट किया, बट एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम कितना है, उतना ही है। इस द फिनोमेना इज नोन एज मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं आप उसको, मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखो, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देने की कोशिश करो। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप इसको लगा के देख सकते हैं, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन
का केस है जहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन आपको देखने को मिलता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट का एग्जांपल में देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा कोलिजन, कोलिजन के बहुत सारे केसेस जहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी मैंने बोला ना कि वो हर केस जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस देखने को मिल नहीं रहे, जहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स काउंटेबिलिटी में नहीं है, वहां पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्यों? वहां पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन वाला केस देखो, सिंपल गन, बड़े जल्दी से आप इसे सॉल्व कर लोगे। ये गन, ट्रिगर, गन का मास है mg, इससे निकलने वाली बुलेट का मास है mb, वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी vb, और मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन vg। इनिशियली सब कुछ रुका हुआ था। इनिशियली अगर मैं इनिशियली देखूं, बिफोर ट्रिगर्ड, बिफोर ट्रिगरिंग, आप ट्रिगरिंग के पहले की अगर बात करें तो ट्रिगर से होने से पहले इनिशियल मोमेंटम यानी सब कुछ रुका हुआ था, मोमेंटम जीरो था, ठीक है। आफ्टर यानी आफ्टर ट्रिगरिंग, आफ्टर ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग, है ना। आपको पता है ट्रिगर करने के बाद, आपको पता है एक्सटर्नल फोर्सेस तो एक्ट कर नहीं रहे भाई, कंबशन की वजह से बुलेट आगे मूव करती है। आपको कैसे ट्रिगर करने की वजह से बुलेट आगे मूव करती है? नो, ट्रिगरिंग इतना पावर सप्लाई नहीं दे सकता। तो आपको पता है इंटरनल कंबशन की वजह से बुलेट का आगे तरफ। अब आपको पता है मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना है? एमबी वीबी, और एमजी मोमेंटम ऑफ द गन कितना है? एमजी वीजी। दिस इज द फाइनल सिचुएशन। बिकॉज ऑफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? कंजर्वेशन क्या कहता है? P इनिशियल यानी 0 इज इक्वल टू MBVB प्लस ऑफ MGVG। यहां से VG की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस ऑफ MBVB अपॉन MG। इस वेलोसिटी को आप बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं आप इसको? रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर? रिकॉइलिंग वेलोसिटी। आप देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं गन को हैवी बनाऊंगा, रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम गन को थोड़ा सा हैवी बनाते हैं। हैवी बनाने की वजह क्या है? कि मुझे रिकॉइलिंग को कहीं ना कहीं कम करना है ना, जिससे जर्क ज्यादा ना लगे। डन। तो ये भी एक मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल था। और भी बहुत सारे एग्जांपल देखना, बॉम्ब ब्लास्ट का एग्जांपल, कोलिजन का एग्जांपल। कोलिजन वाला केस तो मैंने दिखा दिया आपको, है ना। बॉम्ब ब्लास्ट का एग्जांपल देख लो। बॉम्ब ब्लास्ट का एग्जांपल देख लो। मेरे पास एक बॉम्ब है ये, जिसका मास m है। ये ब्लास्ट करता है और एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर की तरफ मूव करता है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तीनों जो मास पार्टिकल, एक का मास है m/4, एक का मास है m/3, तो जो तीसरा मास है वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी वेक्टर उसका क्या होगा, है ना। तो तीसरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तीसरे का मास जरूर पता है ना। मास ऑफ थर्ड, मास ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट क्या होगा? थर्ड फ्रेगमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? थर्ड फ्रेगमेंट का मास क्या देखने को मिलेगा? दैट इज m माइनस ऑफ m/3 माइनस ऑफ m/4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, दैट इज 12m माइनस 4m माइनस 3m, मतलब 7, 5, यानी 5m/12, यानी दूसरा मास है, उसका मास ये है। तीसरा, सॉरी, एक किधर की तरफ मूव कर रहा है पता है, दूसरा किधर की तरफ मूव कर रहा है इधर। इसकी वेलोसिटी उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, ये भी v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो थर्ड पार्टिकल किधर जाएगा? ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि बिफोर ब्लास्ट, बिफोर ब्लास्ट इनिशियल वेक्टर कितना है? 0। P फाइनल आफ्टर ब्लास्ट, आफ्टर ब्लास्ट P फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू
पहले तो m/4 u सॉरी v of I cap plus m/3 v of j cap plus 5m/12। उसके बारे में मुझे उसकी वेलोसिटी वेक्टर नहीं पता है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन आपको पता है ये वेक्टर इसके 0 के बराबर होगा। यहां पे मैं इसको 0 के बराबर लिख देता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा 5m/12 v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m/4 v I कैप माइनस m/3 v j कैप। तो यहां से v वेक्टर कितना आ जाएगा, 12 का इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ 12m/4 v ऑफ I कैप माइनस 12m/3 v ऑफ j कैप डिवाइडेड बाई 5, तो 5 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -12/20 m v I कैप माइनस 12/15 m v j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। इतनी वेलोसिटी से थर्ड फ्रेगमेंट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप बॉम्ब ब्लास्ट के केस में भी लगा सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट। लेकिन आपको ये थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा यार, मुझे कहां पे इसको सब्स्टिट्यूट, कहां पे इसको अप्लाई करना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था जहां पे इसको आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पे 3 केसेस, जैसे आपके पास ये केस है, ये केस है, इन तीनों केसेस में आपने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके देखा। और भी कुछ केसेस है, मैं एक एप्लीकेशन आपको देता हूं, एक एप्लीकेशन मैं आपको देता हूं और उस केस को अगर आप सॉल्व करें, जैसे कोलिजन, कोलिजन, और वो भी दोनों टाइप के, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, दोनों टाइप के कोलिजन जो हैं वहां पे एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो ये केसेस में आपको एप्लीकेशन बना देख सकते हैं मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जहां भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन आप देख सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। डन। चलो, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशन की हेल्प से आप मोमेंटम कंजर्वेशन को समझ सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे कि यार किस फ्रेम में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करूं। क्लियर है। अब नेक्स्ट फेज जो आता है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में इंटरकनेक्टेड मोड पे आपके पास नेक्स्ट फेज जो देखने को मिलता है वो है इंपल्स। अगर मैं इंपल्स की बात करूं तो यहां पे ज्यादा समय हमारा लगेगा नहीं। इंपल्स का मतलब है कि व्हेन द फोर्स एक्टिंग on an object when a force acting object instantly आप बहुत इंस्टेंट टाइम की बात करते हो, फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करता हूं, इंटरवल ऑफ टाइम की बात करता हूं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हो, तब हम उसे इंपल्स, लाइक किक द फुटबॉल, किक द फुटबॉल, जब आप स्ट्राइकिंग द बॉल, बॉल को आप स्ट्राइक करते हो, जब बैट्समैन बॉल को स्ट्राइक करता है, किक करता है, मतलब आपको पता है फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी फोर्स और टाइम के बीच में एक रिलेशन, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंपल्स जो है वो हम कंक्लूड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम t1 टू t2, इंपल्स। ठीक है। अगर मैं ग्राफ में बात करूं, एफ टी ग्राफ की बात करूं, तो जो फोर्स और टाइम के बीच है ना, द एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द टाइम ग्राफ जो है
वो आपको इंपल्स देता है, इंपल्स देता है। ठीक है, आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर स्मॉल इंटरवल टर्म डी टी एफ, तो इसके रीजन के लिए, इस एरिया के लिए एफ डी टी एफ डी टी एफ डी टी एफ डी टी एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, फर्दर इसको और एलेबोरेट करते हैं। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, या फिर dp इज इक्वल टू एफ डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड, p इनिशियल p फाइनल, t1 टू t2। इसको क्या कहते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल। इसे आप कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहते हैं आप इसे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। यानी इंपल्स इज इक्विवेलेंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स की यूनिट क्या होगी, एक तो यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड, या फिर एक यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड। क्लियर है ना। तो आपको पता है इंपल्स एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है, उस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करो। बेसिक आइडिया या बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, है ना। तो आप एक समीकरण की स्थापना करो, अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करो कि फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो आज ये फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने क्या क्या बातें सीखी, क्या क्या इंफॉर्मेटिव चीजें सीखी, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, कोई फ्रेम हो सकता है, उस बात की समझ भी आप में होनी चाहिए, तभी आपसे चीजें सॉल्व हो सकती हैं। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा है अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 meter strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is, है ना, ये सरफेस बॉल को कितनी हाइट लीव किया, है ना, मास कितना है 0.15 किलोग्राम। अब बच्चों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल है यार। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, आपने टकराई और टकराने के बाद बाउंस बैक, और उसमें बोला कि उतनी ही हाइट तक गई, मतलब अगर v वेलोसिटी से टकराई होगी तो b v वेलोसिटी से बाउंस बैक, है ना। एक्सेलरेशन बॉल का कितना था, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी वेलोसिटी टकराई, पहली बात तो यही। तो आप देखो यार, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, टाइम नहीं गिवन है। v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 इंटू a फॉर द 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी मीटर हाइट से 10, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो v इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 10√2 मीटर पर सेकेंड टकराई, उतनी ही वेलोसिटी से वापस लौटी। और इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल मतलब आपको पता है वेलोसिटी तो नेगेटिव साइन के साथ है भाई। कितनी वेलोसिटी से टकराई, 10 रूट से टकराई और 10√2 से ऊपर वापस, है ना। बॉल का मास कितना था, p फाइनल बताओ, 0.15 इंटू वेलोसिटी दैट इज 10√2 माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.15 इंटू 10√2, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5√2 दैट इज इक्वल टू 3√2, ठीक है, यानी लगभग 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मैंने यूज किया, आपने समझना पड़ेगा, इतनी इंपल्स इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इस वेलोसिटी से वो एयर में फ्लाई, यानी 3 डायमेंशनल मोशन, सडनली ब्रेक इनटू 2 पीसेस हुज मासेस आर इन रेशियो ऑफ 1:5, 2 पीस टूट गया, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी दिस, द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस, यार मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी है, मास कुछ भी हो, मास m मान लेते हैं, ठीक है, मास m मान लेते हैं। वैसे आप ध्यान रखा करो, मास को m अगर मानोगे तो ये 1:5 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अब कर लो कोई बात नहीं। तो मास m था और वेलोसिटी कितनी थी, 20i कैप प्लस 25j कैप माइनस 12k कैप, इस वेलोसिटी से वो, यानी मोमेंटम ये पहले था। P फाइनल कितना है, P फाइनल कितना,
1:5, यानी मास का एक हिस्सा अगर m बाई, देखो अगर मैं 6 पार्ट में देता हूं m बाई 6, दैट इज 5m/6, दोनों को ऐड करोगे तो 6m/6 मतलब m, तो p फाइनल यानी एक हिस्सा पहले वाले हिस्से, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द, यानी पहले वाला हिस्सा यानी m/6 मल्टीप्लाइड बाई 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस 5m/6 ऑफ v वेक्टर, उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता। अब इसको इसके बराबर कर दो, है ना, बताओ, इसको इसके बराबर कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 5m/6 ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू m 20 ऑफ i कैप प्लस 25 ऑफ j कैप माइनस 12 ऑफ k कैप माइनस ऑफ m/6, 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप। ठीक है, m तो कॉमन है तो बाहर निकालो, m तो कॉमन है। एक काम करते हैं, m को यार 6 किलोग्राम ले लो, बड़ा आसान हो जाएगा, 6 किलोग्राम ले लो, तो m की जगह 6 डालने से कैलकुलेशन आपको पता है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप हमेशा रेशियो को जो है दोनों को ऐड करके चलो, आप m की जगह 6 डाल दो, 6 6 6, ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये वाला 6 से ये, अब इसका मल्टीप्लाई 6 20 120 ऑफ i कैप प्लस 25 150 ऑफ j कैप माइनस 12 12 6 72 k कैप माइनस ऑफ 100 i कैप माइनस ऑफ 35 j कैप माइनस ऑफ 8 k कैप, सॉल्व कर लो, 120 माइनस ऑफ 20 i कैप, 150 माइनस 35 मींस माइनस प्लस ऑफ 115 j कैप माइनस ऑफ 72 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 80 k कैप, ये आया। तो v वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड यानी 4 i कैप, है ना, 5 दूनी 10, 1 3 j कैप माइनस 5 1 3 6 k कैप, ये आंसर आ जाएगा। 4 i कैप माइनस प्लस 23 जब 16 k कैप, ए इज अ राइट आंसर। मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन है, बेसिक से कैलकुलेशन है, 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको इसमें लगना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस केस में देखो, a rigid ball of mass m strike a right wall at 60 degree get reflected without loss of speed as shown in figure, the value of impulse imparted, impulse imparted मतलब change in momentum। पहले मोमेंटम कितना था mv, mv का एक कंपोनेंट दैट इज mv cos 60 और एक कंपोनेंट mv sin 60, ये mv वेक्टर mv का एक कंपोनेंट mv cos 60 और एक कंपोनेंट mv sin 60। तो आप देख पा रहे हो कि y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं है, बट x डायरेक्शन में पहले मोमेंटम कितना था 60 और अब माइनस mv cos 60, यानी द आंसर इज 2mv cos 60। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, cos 60 मींस, तो 2mv cos 60 मींस 1/2, द आंसर इज mv इज द आंसर। क्लियर है ना? तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स इंपार्टेड। अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है या फिर इंपल्स पूछा जाता है, दोनों केसेस में इंपल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये है, ये बॉम्ब वाला केस लिखा है, एक्सप्लोजन ब्रेक अ रॉक इनटू 3 पार्ट in a horizontal plane, 2 of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kilogram moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of the mass of 2 kilogram moves with 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, its mass is तो यार वही मोमेंटम कंजर्वेशन वाला केस, अभी जस्ट हमने वही केस किया कि एक इधर गया, एक इधर गया और एक कहीं गया, मुझे नहीं पता, ये एक x डायरेक्शन में गया, एक y डायरेक्शन में गया, है ना। एक्सप्लोजन ब्रेक अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल। दो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ये किधर की तरफ गया 12 मीटर पर सेकंड, है ना। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम इधर की तरफ कितनी वेलोसिटीज गया मीटर पर सेकंड। थर्ड कहां गया मुझे नहीं पता, बट थर्ड
जहां भी गया उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी वेक्टर ऑलरेडी पता है। इसका मोमेंटम अगर देखें तो मोमेंटम कितना, पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली 0 था। अब पी फाइनल की बात करें, पी फाइनल दैट इज 12 I कैप प्लस 8 टू जा 16 J कैप प्लस M 4M। मुझे इसके वेक्टर का पता नहीं है, मुझे इसके वेक्टर का पता नहीं। क्लियर है? आप सॉल्व करो। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 12I प्लस 16J प्लस 4M इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ 12I माइनस ऑफ 16J इज इक्वल टू 4M। तो M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसके मैग्नीट्यूड, मास को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। भाई वेलोसिटी तो है नहीं, वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसका वेलोसिटी में 12 जा 144, 16 6 जा 256 इज इक्वल टू 4M। मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर लो, बताओ कितना हो गया? ये लगभग 144, 16 जा 256, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 400 इज इक्वल टू 4M। 400 मीन्स 20 इज इक्वल टू 4M, तो M इज इक्वल टू 20/4। आंसर इज 5 किलोग्राम। तो ये जो लास्ट वाला पार्टिकल उसका मास कितना है? 5। यहां पे मिस्टेक हम ये कर देते हैं कि वेक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। मास कैलकुलेट करना तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने इससे रिलेटेड कैलकुलेशन की। कुछ एक एग्जांपल, कुछ इस क्वेश्चन मैं आपको भी देना चाहता हूं। इंपल्स का केस, एक ये केस आप ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए ही है, ठीक है? तो सेशन में जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो सकता था, जो एक बिहेवियर हो सकते थे फोर्स को लेके, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती थी फोर्स को लेके, वो मैंने आपको डिलीवर कर दी है। और अगर आप इतनी ही इंफॉर्मेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करने निकलते हो तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाएंगे, है ना? तो एक बेसिक आइडिया जो लेके चल रहे हैं, आज हमारा 8th डे था। इसे रेगुलेट करते हैं, इसे स्टडी में से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। हमें बीच में एक थोड़ा सा एक ब्रेक आ गया था, बाई चांस वो ब्रेक आ गया था, ठीक है? हम इसको ब्रेक नहीं होने देंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।